चैप्टर 7 क्लास 9 है ना, और चैप्टर का नाम इलेक्शन है ना। इस इलेक्शन चैप्टर कितने टॉपिक्स हम लोगों ने टच कर लिया है। व्हाई डू इलेक्शन मैटर, पहला जो टॉपिक आपने पढ़ा है व्हाई डू इलेक्शन मैटर। ये आपका टॉपिक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है इनसाइड इंडियन इलेक्शन मशीनरी। इनसाइड इंडियन इलेक्शन मशीनरी, ये भी टॉपिक क्लियर है। द इलेक्ट्रॉल सिस्टम भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। द इलेक्ट्रॉल सिस्टम, किंतु मुझे लगता है कि ये सारा टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिया है। द लॉ से पढ़ना है। आज का जो टॉपिक होगा द लॉ, ये टॉपिक है, ये आज हम लोग को फोकस करना है। द लॉ का मतलब क्या होता है, लॉज। लॉज का मतलब क्या होता है, लॉ का मतलब होता है कानून। कॉपी निकालिए, नोट डाउन करते जाएंगे, सब कुछ समझते जाना है, नोट डाउन करते जाना है, ताकि भविष्य में फिर जब सेल्फ स्टडी करें तो उसको आप कवर कर सकें। कह रहा है कि लेटेस्ट नाउ हियर बाय एग्जामिन द मेजर लेजिस्लेशंस दैट गवर्न द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। दो शब्द दिया है यहां पर, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि लेटेस्ट नाउ हियर बाय एग्जामिन, हम लोगों को क्या करना है, एग्जामिन करना है। एग्जामिन मतलब परीक्षण करना है, परीक्षण मतलब जांचना है, जांच करना है। किस चीज की जांच करना है, तो क्या क्या चीज को हम जांच करने जा रहे हैं। लेटेस्ट एग्जामिन द मेजर लेजिस्लेशन लेजिस्लेचर मतलब कानून। ध्यान से समझे, ब्लैक बोर्ड पर हम लोगों को एग्जामिन करना है। किस चीज को एग्जामिन करना है, कानून को। वे कानून को एग्जामिन करना है जिस कानून से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है ना। तो लेजिस्लेचर यानी लॉ को क्या करना है, एग्जामिन करना है। वो लॉ को एग्जामिन करेंगे, उस कानून का आप परीक्षण करेंगे। दैट कंडक्ट इलेक्शन। ध्यान से समझे इसको। पहला लाइन में कह रहा है कि लेट्स एग्जामिन द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब लॉ दैट कंडक्ट द इलेक्शन, मतलब वैसे कानून का, वैसे व्यवस्था का हमको क्या करना है, परीक्षण करना है जो व्यवस्था हमारे इलेक्शन को यानी चुनाव को क्या कराते हैं, संपन्न कराते हैं। यानी क्या हुआ, चुनाव से संबंधित नियम और कानूनों के बारे में क्या करना है, हमको अध्ययन करना है कि जब चुनाव होता है उस समय हम कौन कौन से नियम, कौन कौन से कानूनों को अप्लाई करते हैं, ताकि उसके पीछे रीजन क्या हो सके, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फेयर इलेक्शन को हम बेहतर ढंग से करा सके, यानी जो चुनाव हमारा हो
वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। बात समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करें, हमको परीक्षण करना है ऐसे कानूनों का, इस तरह के कानून के बारे में जानना है जो चुनाव को स्पष्ट, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से क्या करता है, कंडक्ट कराता। पहला लाइन क्लियर होगा? ये पहला लाइन क्लियर है। यानी ओवरऑल इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि वैसे कानूनों को जाने समझे जो इलेक्शन को सफलतापूर्वक कराने में वो हमारी मदद करते हैं। क्लियर? समझ में आई बात? नेक्स्ट कह रहा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951। दो तरह का कानून याद रखेंगे। कौन कौन सा कानून कह रहा है भाई? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसका हिंदी कैसे हम निकालेंगे? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, नागरिक प्रतिनिधित्व का कानून। नागरिक प्रतिनिधित्व का कानून। ये एक कानून है। ये कानून कब पारित किया गया था? 1950 में। 1950 में एक कानून बनाया गया जिस कानून को नागरिक प्रतिनिधित्व के कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पहली बार बनाया गया और फिर इसी को कब संशोधन किया गया? तो 1951 में। यानी 1950 और 1951 में द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट नाम का कानून क्या किया गया था? बनाया गया था। इसको नोट कर ले, बीबीआई एमसीक्यू में आ सकता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 देयर ऑल्सो एग्जिस्ट। ये सब क्या करते हैं? काम करते हैं जब हमारे देश में क्या होता है? चुनाव होता है। जब चुनाव होता है हमारे देश में तो किस कानून के तहत चुनाव होता है? तो इसी कानून के तहत चुनाव होता है। कौन सा कानून है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट ऑफ 1950 एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट ऑफ 1951। समझ में आ गया? अगर कोई पूछेगा कि हमारे देश में कानून किस एक्ट के तहत होते हैं तो क्या हम लोग बताएंगे? नागरिक प्रतिनिधित्व का कानून 1950 और नागरिक प्रतिनिधित्व का कानून 1951 के तहत हमारे देश में क्या कराए जाते हैं? चुनाव कराए जाते हैं। क्लियर हुआ? समझ बात आई? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 डील्स मेनली विथ द एलोकेशन ऑफ द सीट्स एंड डिलिमिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कह रहा है कि 1950 का जो नागरिक प्रतिनिधित्व का कानून हुआ, ध्यान से समझे यहां पर थोड़ा सा। 1950 का नागरिक प्रतिनिधित्व का जो कानून हमारे सामने आया, यह हमारे संविधान में जो इस चीज की व्याख्या की गई है, तो इसमें किस बात को व्याख्या की गई है? तो दो शब्द। पहला किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है ना? ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो शब्द है, एक बार प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने बताया था, सबको समझ में आ गया था। चुनावी क्षेत्र बढ़िया ढंग से समझे हैं आप लोग। कॉन्स्टिट्यूएंसीज बताया था कि गांव को छोटे छोटे कई भागों में क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। तो उसको बढ़िया से ग्राफिक करा दें। आप बताओ, आप लोग समझ चुके हैं कि फिर से उसको एक बार, चूंकि कितना पढ़े हैं, कितना पेज पढ़े, इट इज नॉट अ मैटर, ये कोई बात नहीं। व्हाट यू हैव लर्न, क्या हम लोगों ने सीखा, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, हमें बोलो, जम के बोलो। किसी को कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दिक्कत है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हिंदी क्या हुआ? चुनावी क्षेत्र। तो चुनावी क्षेत्र को समझने में किसी को कोई दिक्कत है? कैसे चुनावी क्षेत्र बनाया जाता है? अभी भी कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है?
सबको क्लियर है? आप बताओ, आप बताओ। नहीं है? चलो भाई एक बार फिर से समझ लो। इसको थोड़ा सा हम लोग होल्ड पे रखते हैं। मुख्य चीज है, जब तक हम बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे, आप क्वेश्चन पूछा भी करो, ठीक है ना? क्वेश्चन पूछिए। यही नहीं आता है सब कुछ, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। देखो तो जरा सा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इसका हिंदी क्या होगा भाई? चुनावी क्षेत्र। चुनावी क्षेत्र नहीं पढ़ेंगे हम लोग। कहने का मतलब है कि पेज काउंट नहीं करना। वी हैव टू नॉट काउंट अ पेज, दैट हाउ मेनी पेज वी हैव स्टडी। ठीक है ना? हमने कौन सा शब्द सीखा, दैट विल बी कंसेप्चुअल, वो चीज जरूरी है। कोर्स कंप्लीट करना, कोर्स को पढ़ाना, खत्म करना, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही समय पर आपका सब कुछ हो जाएगा, लेकिन समझेंगे नहीं तब तक कोई दिक्कत है। समझिए जरा सा, इसको मैं ड्रिप में करके बता रहा हूं। चलो भाई, मैंने कहा था कि सबसे बड़ा अगर कोई खंड है, सबसे बड़ा अगर कोई यूनिट है ना, तो वो क्या है? पहला कंट्री, देश। देश का अगर छोटा सा भाग किया जाए तो देश किस चीज से मिलकर के बना हुआ भाई? स्टेट से। ठीक है? राज्यों से मिलकर के किसका निर्माण हुआ? देश का। ये तो बात समझ में आ गई यहां तक। राज्यों का निर्माण कैसे हुआ? राज्य के छोटे छोटे से टुकड़े क्या होते हैं? उसको हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। यानी जिला कहा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है ना? जिला को किस में तोड़ा गया भाई? जिला का यूनिट क्या आता है? अनुमंडल। इसको क्या कहते हैं हम? अनुमंडल। अनुमंडल। ठीक है? अनुमंडल को किस में तोड़ा गया? ब्लॉक। ब्लॉक समझते हैं? ब्लॉक समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ब्लॉक में बीडीओ सीओ का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो ब्लॉक लेवल पर अधिकारी होते हैं सरकार के। ठीक है? ब्लॉक को किस में तोड़ा गया भाई? विलेज। और विलेज को किस में तोड़ा गया है? वार्ड। अब ये पूरा सिस्टम समझ में आया? पूरा देश को कितने भागों में तोड़ा गया? राज्यों में तोड़ते हैं। राज्यों को किस में तोड़ा हम लोगों ने? जिला में तोड़ा। जिला को किस में तोड़ा भाई? अनुमंडल। अनुमंडल में तोड़ा हम लोगों ने। अनुमंडल को किस में तोड़ा? ब्लॉक में तोड़ा। ब्लॉक को किस में तोड़ा? विलेज में। विलेज को किस में तोड़ा? वार्ड। तो सबसे छोटा यूनिट क्या हुआ? सबसे छोटा यूनिट क्या है? वार्ड है। वेरी गुड। सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया भाई? वार्ड। सबसे बड़ा यूनिट क्या हो गया? अब बीच वाला कौन सा हो गया? बीच वाला कौन सा हो गया भाई? बीच वाला क्या है? जिला है या स्टेट है ना? अब देखो हमारे देश में चुनाव कितने तरह के होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन कितने तरह के बताओ जल्दी से, क्लासेस कर चुके हैं हम लोग। डायरेक्ट इलेक्शन कितने तरह के? तीन। वेरी गुड। कौन कौन से? कौन कौन से चुनाव? स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और लोकल लेवल होता है। इलेक्शन कितने तरह के? इलेक्शन कितने तरह के भाई? तो पहला है नेशनल लेवल। ठीक है? दूसरा कौन सा है भाई? स्टेट लेवल। और तीसरा फिर कौन सा है भाई? तो लोकल लेवल। ध्यान दें,
कितने तरह के, 3 तरह के चुनाव होते हैं। तो तीनों तरह के चुनाव को कराने के लिए क्षेत्र को क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। क्षेत्र को बांटा जाएगा। जैसे नेशनल लेवल के चुनाव के लिए कुल सीट पूरे भारत में कितने हैं, तो 543। 543 एमपी को क्या करते हैं, हम पूरे भारत से चुनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पूरे भारत से एमपी की संख्या कितनी, बोलिए जल्दी से, 543 है ना। 543 लोगों का हमको चुनाव करना है। कहां से, पूरे कंट्री से, देश से। तो अब इधर ध्यान दो बेटा, पूरे देश को 543 भागों में क्या कर देंगे, हम बांट देंगे। वेरी गुड। पूरे देश को कितने भागों में, 543 भागों में क्या करना है, हमको बांटना है। क्लियर है, समझ में बात आ गई। अब थोड़ा सा दूसरे पॉइंट पर आ जाओ। कहां पर बांटेंगे आप, कहां पर बांटेंगे, तो ये देश कैसे मिलकर के बना हुआ, तो राज्यों से मिलकर के बना हुआ। यानी राज्यों में ही सारे राज्यों को मिला करके हमको कितने सीट लाने हैं, 543 सीट लाने हैं। तो कोई राज्यों की सीमा क्या है, बड़ा है, किसी राज्य की सीमा क्या है, छोटा है। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी। समझो, क्षेत्रफल समझ रहे हो, भूभाग के अनुसार, भूमि के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा, राजस्थान है। उसके बाद बहुत ज्यादा क्या है, भूभाग है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी है। तो अब बताओ कि 543 में यूपी में सीटों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। बिहार में सीटों की संख्या, चूंकि यूपी से बिहार क्या है, कम है, तो बिहार में यूपी से संख्या क्या होगी, 543 से कुछ कम होगी। यानी राज्यों को उनके पॉपुलेशन के अनुसार ये 543 सीटों में भी क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। यानी पूरे भारत को 543 टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया है। एक एक टुकड़ा, जहां से एक एक लोगों का हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, उसको एक एक चुनावी क्षेत्र के नाम से जाना गया। बढ़िया ढंग समझ में आया। कैसे इसको आसानी से हम समझेंगे और बेहतर ढंग से कैसे समझेंगे, मान लो कि एक जिला है, इधर ध्यान दो, एक जिला है, और एक जिला अपने आप में इतना बड़ा है, ठीक है ना, कि इस जिला के अंतर्गत 10 लाख पॉपुलेशन है। यानी 140 करोड़ देश की जनसंख्या है, तो 140 को अगर हम कितने भागों में बांट दे, 543 भागों में बांट देते हैं, तो लगभग हमारा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की क्या हो जाती है, एक एक जिला की पॉपुलेशन हो जाए। ठीक है, तो एक जिला अगर बहुत बड़ा है, 10 लाख का पॉपुलेशन है, 20 लाख का पॉपुलेशन है, तो ये 10 लाख 20 लाख के पॉपुलेशन को मिला करके हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या कर दिया, बना दिया, ताकि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति का ये 20 लाख लोग क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। क्लियर हुआ। तो एक जिला एक क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, किस तरह के चुनाव के लिए, नेशनल लेवल के इलेक्शन। बात समझ में आया। मान लो कि कोई ऐसा जिला है, यहाँ 20 लाख पॉपुलेशन चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिसाइड करने के लिए कितना पॉपुलेशन चाहिए बेटा, 20 लाख। और एक जिला ही अपने आप में क्या है, 20 लाख पॉपुलेशन रखता है, तो उसको हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, कि एक क्या हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया। अब मान लो कि 2 जिला है, और दोनों की जनसंख्या क्या है, एगो का जनसंख्या 15 लाख है, एगो का जनसंख्या कितना हुआ, 5 लाख। तो ये दोनों मिला करके क्या है, 20 लाख। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों जिला को मिला करके क्या कर दिया जाएगा, एगो कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आई बात। तो ये नेशनल लेवल का कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोगों ने क्या कर लिया, बना लिया। ठीक है, समझ में भाई। अब दूसरा इलेक्शन कौन सा है, स्टेट लेवल, राज्य स्तरीय चुनाव होते हैं, जिसको विधानसभा इलेक्शन के भी नाम से हम जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन। नेशनल लेवल का जो चुनाव होता है उसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन। इसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन। इसको क्या कहते हैं हम भाई, विधान, हाँ, विधान सभा।
इलेक्शन कहते हैं। अब जैसे देश को कई टुकड़ों में बांटा तो उसको एक एक कंस्टिट्यूएंसी हम लोगों ने बना लिया, उसी तरीके से अब राज्यों को क्या करना भाई, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है। तो मान लो कि 2 या 3 या 5 या 7 ब्लॉक, यहाँ पर ब्लॉक है ना, ब्लॉक ब्लॉक मिलकर के क्या बना हुआ, अनुमंडल बना हुआ है। तो एक अनुमंडल में अगर 2 या 3 ब्लॉक है तो एक अनुमंडल बराबर क्या हो गया भाई, एक अनुमंडल में 3 या 4 या 5 या 6 क्या है, ब्लॉक है, ठीक है ना। एक अनुमंडल में 5-6 ब्लॉक है तो 5-6 ब्लॉक इक्वल टू 1 अनुमंडल हुआ, तो 6 ब्लॉक मतलब 3 ब्लॉक, एक वो अलग विधानसभा हो गया, 3 ब्लॉक के वो अलग विधानसभा घोषित कर दिया। इसको ब्लॉक के स्तर पर क्या करते हैं, विधानसभा को के कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्या करते हैं, निर्धारित कर लेते हैं। क्लियर है, समझ में आई। उसी तरीके से लोकल इलेक्शन में गांव को ही क्या करते हैं, पंचायत घोषित कर देते हैं। एक गांव की अगर जनसंख्या 20,000 है, 15,000 है, 10,000 है, उसके अनुसार एक ब्लॉक कर देते हैं, उसके अनुसार एक हम क्या कहते हैं, पंचायत डिक्लेयर कर देते हैं। एक पंचायत में अगर 20 को क्या है, वार्ड है, तो 20 वार्ड इक्वल टू क्या हो गया, एक पंचायत हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। बात समझ में आई। यानी चुनाव कराने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में देश को, राज्य को, है ना, या ब्लॉक को या गांव को क्या कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, और वहां से अपने लिए प्रतिनिधि का चुनाव कराना ही क्या कहलाता है, चुनावी क्षेत्र कहलाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात। सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का भाई, तो ऑन द बेसिस ऑफ द population when area is divided to elect the representative for the national level, for the state level or for the local election is known as a constituency. क्लियर, समझ में आई बात आई। जब तक ये नहीं समझोगे आगे हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते। और ये एक बहुत बड़ा मतलब स्टूडेंट्स में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, यू शुड हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, एकदम पारदर्शी रहो। आप नहीं समझोगे, आप नहीं पूछोगे तो हाउ टीचर कैन टीच यू, कैसे पढ़ाएंगे हम। अभी यहाँ पर 100-150 बच्चे हैं और मान लो कि हम उसमें से 5 को आ रहा है, 95 को नहीं आ रहा। तो टीचर की प्रायोरिटी क्या है, 95 को समझाना, 5 तो समझ ही रहा ऑलरेडी। और शब्द इसमें ये भी होता है ना कि अगल बगल बैठे हुए हो सब, हमको नहीं आ रहा तो मेरे बगल वाला क्या कहेगा। ये जो मेंटल प्रॉब्लम है उसको रूट आउट कीजिए, हटाइए। आपको नहीं आ रहा मतलब सीधा आप समझो कि मुझे नहीं आ रहा, मुझे पूछना चाहिए। अब उसको तो आ रहा है बगल में, आपको नहीं आ रहा, और आपके अंदर हेजिटेशन है कि हम पूछेंगे तो बगल वाला हमारा क्या कहेगा। इसको साई नेचर बोलते हैं, लजकुक्कड़ जिसको बोलते हैं ना, लजाने वाला, शर्माने वाला। इसको हटाना चाहिए, उसको ट्रांसपेरेंट बताओ यार, टीचर्स के सामने अपनी बीमारी को रखो, ठीक है, एकदम हाथ उठाइए, वहीं से हम आपसे पूछ लेंगे खुद। क्लियर है, कंस्टिट्यूशन समझ में आ गया। अब कह रहा है कि द पार्लियामेंट, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पीपुल एक्ट 1950 और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल एक्ट 1951। चुनाव कराने से संबंधित कितने तरह के कानून बनाए गए भाई, 2 तरह के कानून बनाए गए। पहला कानून क्या कहता है, नागरिक प्रतिनिधित्व का कानून 1950 और नागरिक प्रतिनिधित्व का कानून 1951। अब देखो कि नागरिक प्रतिनिधित्व का कानून 1950 में इसी चीज की क्या की गई है, चर्चा की गई। यानी 1950 के नागरिक प्रतिनिधित्व कानून में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आधार पर, है ना, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अलग अलग स्तर के होने वाले चुनावों को क्या किया, हम लोगों ने बांटने का काम किया। क्लियर, समझ में आया ये कानून क्या है, समझ में आया। इसके अनुसार क्या किया गया भाई, कह रहा है कि 1990 डील मेनली विथ द एलोकेशन ऑफ सीट्स। एलोकेशन ऑफ सीट्स का मतलब क्या हुआ,
एलोकेशन ऑफ सीट का मतलब सीटों का बंटवारा। अब सीट नहीं समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि एट्थ में अलग चीजों को पढ़ा है आपने और नाइन्थ में अलग चीजें, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। सीट क्या होता है? सीट, सीट। एलोकेशन क्या है? एलोकेशन। सीट नहीं समझ रहे हो? सीट इधर समझिए, समझिए। सीट का मतलब होगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक सीट हो गई, एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या हो गया? एक सीट हो गया। यानी पूरे भारत में सीटों की पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, जनरल इलेक्शन में पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543। यानी 543 भागों में क्या कर दिया गया? भारत को बांट दिया गया। यानी 543 सीट से एक सीट से एक व्यक्ति का क्या करना? हमको चुनाव करना। सीट समझ में आया? सीट समझ में आया? अब देखो, आप कहां पर बैठे हो? सीट, चेयर पर बैठे हो ना। यहाँ पर 100 चेयर लगे हुए हैं, 150 चेयर लगे हुए हैं, 200 चेयर लगे हुए हैं। तो इस हॉल के लिए कितना हो गया? 200 चेयर है। यानी इस हॉल के लिए सीटों की संख्या कुल कितनी है? 200। ठीक है। यहां पर कोई जो आप में से है, भोजपुर जिला से, कोई बक्सर जिला से, कोई भभुआ से हो, कोई सासाराम से, कोई बेतिया से है, कोई छपरा से है, कोई सिवान से है, कोई पटना से है। तो ये अलग अलग लोग जो आए हुए हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, अलग अलग सीटों से आए हुए हैं। यानी आपको जनता ने क्या किया है? चुन करके यहाँ पर भेज दिया। तो आप अपना अपना सीट पकड़ करके बैठे हुए हो। आप किस सीट से चुन करके आए हो? किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन करके आपको भेजा गया ना। तो वही क्या हुआ? आपके लिए सीट हुआ। तो 1950 का जो नागरिक प्रतिनिधित्व का कानून बना, उसमें सबसे पहले किस चीज की बात की गई? एलोकेशन ऑफ सीट, यानी सीटों का बंटवारा किया गया। यानी सीटों का बंटवारा मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूएंसीज की क्या की गई? बंटवारा किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हिंदी क्या होता है? चुनावी। वेरी गुड, चुनावी क्षेत्र। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहाँ पर कोई दिक्कत है? अगर पूछेगा कि 1950 का नागरिक प्रतिनिधित्व का कानून क्या कहता है भाई, तो 1950 के नागरिक प्रतिनिधित्व का कानून कहता है कि पहले हमको क्या करना चाहिए? एलोकेशन ऑफ सीट्स करना चाहिए। यानी सीटों का क्या कर दो? बंटवारा कर दो। यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देश को, राज्य को, गांवों को क्या करो? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत नहीं? आगे चलते हैं। 1950 deals mainly with the allocation of the seats and delimitation of the constituency, the preparation and revision of the electoral rules, and ensuring that every citizen above 18 years of the age has a right to vote without discrimination. ध्यान दें, 1950 का कानून तीन चीजों पर फोकस करता है। पहला चीज कहता है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स करो। दूसरा कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देश को बांटो। तीसरा कहता है कि ये डिसाइड करो कि 18 वर्ष की उम्र के या उससे अधिक उम्र के सभी लोग को वोट देने में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यानी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी 18 या 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मत देने का अधिकार मिलेगा। यही कानून बताता है। कौन हमको? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट ऑफ 1950। कौन से तीन बातों की इसमें चर्चा की गई है इस कानून में? जल्दी से बताओ सर, फटाफट। कौन से तीन बातों की चर्चा की गई है? जल्दी से। पहला किस चीज की चर्चा की गई? इसको रेज कर दें, समझ में आ गया है? सारे लोगों ने नोट डाउन कर लिया है? ये सीक्वेंस में नोट डाउन किया आप लोगों ने? ठीक है। किस चीज की चर्चा की गई है जी? हाँ, वेरी गुड। और इसमें इस कानून के तहत 1950 कानून के तहत किस चीज की चर्चा की गई है? पहला, एलोकेशन ऑफ सीट्स की गई। यानी
सीटों का बंटवारा, यानी दूसरा क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तीसरा क्या 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 कहा गया, 18 ईयर एंड एबव, है ना, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, सिटीजन हैव राइट टू वोट। ध्यान दें, अब ये तीन चीजों का को बनाया गया किस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950। क्लियर हो गया, समझ में बातें आई। नागरिक प्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत कौन सी तीन बातों की चर्चा की गई है, तो पहला चीज किया गया कि भाई क्या करो, सीटों को बांटो। दूसरा कहा गया कि चुनावी क्षेत्र का क्या करो, निर्माण करो। और तीसरा कहा गया कि 18 वर्ष या उससे अधिक हर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको मत देने का अधिकार दिया जाएगा। ये कानून किस कानून से मिलते जुलते हैं, किस में समाहित किए गए हैं, किसके आधार पर, किस कानून के आधार पर ये हमको अधिकार मिले हैं, तो वो कानून है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट ऑफ 1950। चीजों को समझ में आया, बढ़िया से समझ गए, कोई दिक्कत, क्वेश्चन पूछा करो सब बेटा। कॉपी एकदम ऑन कैमरा एनसीईआरटी किताब सामने रख करके, आपके सामने किताब रख करके मैं पढ़ते जा रहा हूं, खुद पढ़ते जा, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। ठीक है, चलिए ये पहला बात समझ में आ गया। अब हमको कहां पे चलना है, 1951 पे। अब कहा कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 deals with all the other aspects of the conduct of election and post-election disputes। अब कहा है कि 1951 के तहत यह बताया गया है कि चुनाव कैसे कराए जाएंगे, जो भी चुनाव पेंडिंग है, डिस्प्यूट है, मतलब संबंधित मामले हैं, चुनाव से संबंधित जो भी विवाद है उसका कैसे निपटारा किया जाएगा। It lays down the rules for the nomination of candidate, election campaign, voting procedure and resolution of disputes। देखिए इधर ध्यान दीजिए, 1951 का कानून क्या कहता है, दो कानून पढ़ना है ना, समझ लो, दो कानून पर ही क्लास खत्म करेंगे। अगर इतना समझ लिया तो समझो कि बहुत कुछ समझ लिया, पेज काउंट मत करो। अब कितने तरह के कानून हुए, दो तरह के, 1950 और 1951। 1950 तो बढ़िया ढंग से समझ लिए, नोट डाउन भी कर लिए। अब है 1951 का कानून क्या कहता है, कौन सा कानून, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट ऑफ 1951। क्या कहता है भाई, इसमें कहता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो हम लोगों ने सीट में बांट लिया, चुनावी क्षेत्र में क्या कर लिया, कौन लोग वोट देंगे इसको भी क्या कर दिया, निर्धारित कर दिया। ये तीनों चीजें किस एक्ट से मिल गई हमको, 1950 के एक्ट से मिल गया। क्लियर है। अब कह रहा है कि 1951 का एक्ट में क्या क्या चीजों की सुविधा दी गई है, कौन कौन से संबंधित कानून बनाए गए हैं। तो इसमें कह रहा है बेटा, deal with the other aspect of the conduct of election and post election dispute, it lays down rules for the nomination of candidate। पहला क्या कह रहा है, nomination of candidate, यानी हिंदी क्या हुआ भाई, उम्मीदवार का नामांकन। 1950 के एक्ट के तहत पहला क्या कह रहा है, उम्मीदवार का नामांकन। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। It laid down the rule nomination of election campaign
इलेक्शन कैंपेन का मतलब क्या हुआ? चुनाव प्रचार। तीसरा क्या कह रहा है? इलेक्शन कैंपेन वोटिंग प्रोसीड्योर। वोटिंग प्रोसीड्योर यानी मत देने का तरीका, यानी मताधिकार का तरीका, है ना। प्रोसेस का मतलब, प्रोसीड्योर का मतलब क्या होता है? तरीका। वोटिंग का मतलब क्या होता है? मत देना। ये तीसरा चीज बताया गया किस एक्ट के तहत? चलिए आगे, इलेक्शन कैंपेन वोटिंग प्रोसीड्योर एंड रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। और चौथा क्या कह रहा है? रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्यूट्स का मतलब क्या हुआ? विवाद का निपटारा। विवाद का निपटारा। अब देखिए ध्यान से समझिए, कह रहा है भाई कि 1951 का जो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट है, यहां पर चार चीजों की बात की गई है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट ऑफ 1815 में तीन चीजों की बात की गई है। रेशियो क्या बन गया? देखो फॉर्मूला पर सेट कर दो। यहां पर था क्या? 3:4। देखो इधर 3:4 मतलब 1950 और 1951। 1950 में 3 कानून और 1951 में 4 कानून। 1950 में 3 कानून से संबंधित कौन कौन सी बात की गई थी? पहला किया गया एलोकेशन ऑफ जम के बोलो, एलोकेशन ऑफ सीट। दूसरा क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंसी। तीसरा क्या क्या किया गया? वोट फॉर अबव 18 ईयर्स। बात की कर दी गई। 1951 के नागरिक प्रतिनिधित्व के कानून के तहत क्या बात बताई गई? तो 4 बात को बताया गया। उसमें कहा गया कि भैया सबसे पहले क्या करेगा? कोई अपना नामांकन कराएगा, यानी कौन कौन लोग क्या कर रहे हैं? चुनाव लड़ेंगे। Who will contest election? You should have to nominate your name. ठीक है, चुनाव कौन लड़ेगा, किसके लिए जनता वोट देगी, है ना। तो अपना नामांकन जो कराओगे वो अधिकार, वो कानून कहां पे लिखा हुआ है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट ऑफ 1951 में सबसे पहले किस चीज की बात की गई है? नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी चुनाव में कौन कौन लोग चुनाव को लड़ेंगे उसके लिए नामांकन करवा। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया समझ में? थोड़ा सा अपने आप पर प्रैक्टिकल इसको करके देख लो। कौन कौन बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, कौन कौन बच्चे इस कोचिंग संस्था में पढ़ेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होता है? नामांकन कराना होता है। ठीक है, कोचिंग संस्थान जब भी नामांकन होता है आपके लिए बैग प्रोवाइड करता है, जो भी टूल्स है वो देता है आपको। तो आपका नामांकन हो गया, यानी कोचिंग के नजर में ये हो गया कि these are the students which are nominated as a क्लास 9th SST क्लासेस। ठीक है, अब टीचर उसको, उन बच्चों को क्या करते हैं? हम लोग पढ़ाते हैं भाई। उसी तरीके से सबसे पहले नामांकन कराओ कि कौन कौन लोग चुनाव लड़ेंगे। किस एक्ट के तहत है ये? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट ऑफ 1951। ठीक है, पहला काम कर दिया गया। दूसरा काम कहा गया कि जो लोग नामांकन कर देंगे वो जनता के बीच में जाएंगे, वो लोग जनता के बीच में जाएंगे, जनता से अपने आप को वोट देने के लिए अपना प्रचार करेंगे। अलग अलग राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता अपने कैंडिडेट के पक्ष में उस कैंडिडेट का क्या करेंगे? प्रचार करेंगे, अपने राजनीतिक दल का प्रचार करेंगे। इसके लिए डोर टू डोर, गांव गांव जनसंपर्क अभियान हम क्या करेंगे? चलाएंगे। ये सब कानून किसका तहत आता है? 1951 के तहत। दूसरा भी क्लियर हो गया।
तीसरा कह रहा है कि वोटिंग प्रोसीड्योर सॉरी, वोटिंग प्रोसीड्योर मतलब मत कैसे दिया जाएगा। तो मत देने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, हम एक वोटर लिस्ट क्या करते हैं, तैयार करते हैं, मतदाता सूची तैयार करते हैं। जिन जिन लोगों का मतदाता सूची में नाम होता है वे सभी लोग एलिजिबल हैं टू कास्ट देयर वोट, यानी जिनका मतदाता सूची में नाम हो गया तो पहले वाले एक्ट के अनुसार 18 वर्ष की उम्र या उससे अधिक के लोग हो गए। तो जिनका मतदाता सूची में नाम हो गया यानी दे हैव अ राइट टू कास्ट देयर वोट, वो अपना वोट देंगे। इसकी भी बात की गई है। आपकी चौथा कहा गया है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, ठीक है ना, तो उसको भी क्या करेंगे, हम रिजोल्यूशन करेंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे। ये चार चीजों को किस एक्ट के तहत किया गया है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट ऑफ 1951। दोनों एक्ट समझ में आ गया, बढ़िया से दोनों एक्ट समझ में आ गया। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या दिया गया है, द लॉज, कानून। ये कानून ही पढ़ रहे हैं ना, बात समझे। छोटा सा शब्द था कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्सेप्चुअल शब्द था, नहीं समझते हो, और आप में कोई दोष नहीं है, आप में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये गड़बड़ी हम में है। हमने नहीं बताया तो आपको नहीं आया, अगर हम बता दिए तो आज आ गया। इस तरह के जो भी क्लास 8 तक पढ़ते आए हो, नॉन ऑफ द टीचर टॉट यू, किसी ने नहीं बताया तो आपको नहीं समझ में आया हो। इसमें लजाना, शर्माना, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बट यू शुड हैव टू डायरेक्टली आस्क, बी ए ट्रांसपेरेंट। एकदम मुझे नहीं आता मतलब मुझे नहीं आता, दिमाग में कंसेप्ट बना दो, मुझे नहीं आता मतलब पूरे क्लास को, 150 बच्चों को नहीं आता। बस अगर ये सब दिमाग में रहेगा तो आप कोई भी प्रश्न पूछ लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास कल इसी तरीके से कंटिन्यू जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो भी देखोगे तो एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, आज हम उसको ये कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, टू बी कंटिन्यू पार्ट बाय पार्ट करके हम वीडियो को भी डालेंगे, ताकि घर पर आसान से 1 2 3 4 करके होगा ना, और चैप्टर का नाम रहेगा इलेक्शन, आपको पता चल जाएगा कि एक के बाद दूसरा है, दूसरा के बाद तीसरा है ना, इस तरीके से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है ना। या जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वीडियोज में, उसमें भी अगर बैनर पर तो नहीं लिख सकते तो उसमें लिख देंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।